नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राकेश शुक्ला जी, समीर चौगांवकर जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। बड़ी खबर पार्लियामेंट से है। राहुल गांधी आज बोल सकते हैं पार्लियामेंट में। देखिए आज बोल पाते हैं या नहीं, और बोलते हैं खुद की नहीं। आज 11वां दिन है। चर्चा वैसे अब बजट पर आ गई है। जब राहुल जी ने बोलने की कोशिश शुरू की थी उस वक्त राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी, लेकिन तब नहीं बोल पाए। अब बजट पे चर्चा चल रही है। अब देखिए हंगामा होगा या बात होगी। आपको बता दें, बजट सत्र अभी तक पूरा ये वॉश आउट हुआ है, हंगामे की भेंट चढ़ा है। 2 फरवरी से हंगामा शुरू हुआ था राहुल गांधी के ना बोल पाने को लेकर के। वो 10 फरवरी को दोपहर 2 बजे तक, मतलब कल दोपहर 2 बजे तक चला। 2 फरवरी के बाद लोकसभा में कल 2 बजे जाके बात हो पाई कोई, वरना अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई थी। अब बजट पर क्या बोलेंगे राहुल गांधी, और सबसे बड़ा सवाल तो ये, क्या वो बजट पे बोलेंगे। भाई पहले तो उनको नरवणे जी की आर्मी चीफ की किताब पे बोलना था, नहीं बोल पाए। फिर अब बजट शुरू हो गया। अब इसी खबरें हैं कि उन्होंने ये इंक्वायर किया कि बजट पर क्या मैं इंडो यूएस ट्रेड डील पर बोल सकता हूं। ऐसा उन्होंने अपने लोगों के बीच में बात की, तो कहा गया आप बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अगर वो उस पर भी बोलें तो हो सकता है संसद चल जाए। लेकिन अगर आज भी उन्होंने वहीं से शुरू किया, चाइना, टैंक, क्या हुआ था, तो फिर आप जानते हैं वही होगा जो पिछले 10 दिन आपने होते हुए देखा है। इस बीच में 2-3 चीजें और हो गई हैं, डेवलपमेंट और बढ़ गई है। एक तो स्पीकर के खिलाफ, ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के ऑपोजिशन की पार्टी आ गई। उसमें 118 लोगों के हस्ताक्षर है। राहुल गांधी जी का हस्ताक्षर उसके अंदर नहीं है। राहुल गांधी जी ने उस पर सिग्नेचर नहीं किया, बाकी 118 लोगों का उस पर जो है हस्ताक्षर है। आज भी बाहर प्रोटेस्ट चल रहा है। पहले नरेंद्र सरेंडर के पोस्टर लेकर के राहुल गांधी वो दिखा रहे थे लोगों को। आज मैं देख रहा था ट्रंप का भी पोस्टर आ गया है। वो देख रहे ट्रंप, आपको ट्रंप का पोस्टर लेके लोग आज पहुंचे हुए हैं पार्लियामेंट के बाहर की। भाई ट्रंप के सामने सरेंडर, मोदी जी हो गए, ट्रेड डील में हो गए सरेंडर, ये सारी बातें करने के लिए। और राहुल गांधी जी लीड कर रहे हैं उस सारे प्रोटेस्ट को। आपको राहुल गांधी भी सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 बज चुका है। पहले जानकारी थी 12 सवा 12 राहुल गांधी बोलेंगे, फिर खबर आई कि 1 बजे बोलेंगे। तो 1 तो बजने वाले हैं। देखिए वो पार्लियामेंट में बात कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया विश्वास वाला प्रस्ताव वाला मामला, और नरवणे जी ने भी अब पहली बार इस पूरे किताब विवाद पर जो है अपनी बात रख दी है कि किताब छपी कि नहीं छपी, वो भी इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आप देखिए आज हाउस को लेकर क्या माहौल है, पार्लियामेंट को लेकर। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू वो क्या कह रहे हैं। 25 कांग्रेस के एमपीस जब घुसे तो मैं भी वहां गया, और जो गाली गलौज किया स्पीकर के साथ, वो तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। स्पीकर तो बहुत नरम आदमी है, नहीं तो और भी कठोर कदम उठा सकते थे। ये कोई तरीका होता है क्या? उसमें जब स्पीकर को गाली गलौज कर रहे थे उस समय वेणुगोपाल जी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी वहां पे, कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, और वो भी मिला रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। हमारा एमपी अगर कोई खराब बर्ताव करेंगे तो हमारे नेता रुकाएंगे ना, मना करेंगे कि ऐसा मत बोलो। उनके तो नेता ही बोल रहे हैं कि झगड़ा करो। तो ऐसा होता है क्या? राहुल गांधी माफी मांगे इस बात को लेकर अभी भी आप लोग राहुल गांधी जी को मेरे ख्याल से मैं तो पाठ नहीं पढ़ा सकता हूँ। वो किस दुनिया में रहते हैं, किस विचार से काम करते हैं, मैं तो उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन बाकी जो समझदार है कांग्रेस में, अगर 1-2 सीनियर समझदार लोग हैं तो वो समझाए कि पार्लियामेंट ऐसा नहीं चल सकता है, और देश का सुरक्षा के बारे में आप इस तरह से यहाँ बच्चे वाला हरकतें ना करें। और हमारा बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ा देश है, हमारा सिक्योरिटी बड़ा मुद्दा है। इसको आप पॉलिटिकल हथियार बना करके किसी की गरिमा को गिराना ठीक नहीं है। किरण रिजिजू जिस गाली गलौज की बात कर रहे हैं वो कथित तौर पर हुई स्पीकर के चेंबर में। जब राहुल गांधी नहीं बोल पा रहे थे तो दोनों पक्ष के सांसद स्पीकर के चेंबर में गए, और वहां वो कह रहे हैं डायरेक्ट स्पीकर के साथ जो है गाली गलौज की गई। ये किरण रिजिजू आरोप लगा रहे हैं। और उस पूरे विवाद में 8 सांसद जो थे कांग्रेस पार्टी के, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया था। वो मामला भी था कि प्रधानमंत्री की कुर्सी घेर ली थी। अब किरण रिजिजू के आरोप पर कांग्रेस पार्टी की फायरब्रांड सांसद है रेणुका चौधरी, वो बोली। उन्होंने बोला कि सारे इल्जाम झूठे हैं, और सारे इल्जाम बस इसलिए हैं कि मोदी जी की इमेज खराब ना हो जाए, राहुल गांधी कहीं कोई ऐसी बात ना कहने पाते। सबूत है कि 20 के 30 निकालिए, हाउस से निकालने का कोशिश है। झूठे इल्जाम हम पे थोप कर हम हाउस चेंबर में क्यों जाए? बाहर घेरना नहीं सकते क्या बात कर रहे हैं भाई? ये एक हद होती है। झूठ पे झूठ हम पे थोपे जा रहे हैं अपनी कमजोरियां ढकने के लिए।
वो नाम भी ले रहे हैं प्रियंका गांधी। हाँ हाँ, अब यही बची थी ना। राहुल का तो परसों तक चला है, नेहरू जी का अभी तक चल रहा है, सोनिया गांधी का भी कर दिए, अब प्रियंका बची है, नो प्रॉब्लम। कल का दिन प्रियंका के बच्चों को भी लेके आएंगे, ठीक है, हम भी देख लेंगे। रेणुका जी थोड़ा आवेश में आ गई, लेकिन दोनों चीजों के तो सबूत हैं। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री की कुर्सी का कांग्रेस की महिला सांसदों ने घेराव किया, इसके प्रमाण है। क्या स्पीकर के चेंबर में चिल्लम चिल्ली हुई, इसके सबूत हैं, उसका वीडियो है, तो वो भी हुआ। और मैं आपको फिलहाल यहां जो होगा वो दिखाएंगे। इस वक्त आपको यूपी असेंबली लेकर के चलता हूं। बजट पर इस वक्त बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ। भूमिका होती है और यहीं से रोजगार का सृजन भी होता है। ये रोजगार सृजन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। ये बजट का मुख्य हाइलाइट्स है। आपने इस चीज को बजट में देखा होगा। बजट भाषण जब वित्त मंत्री जी पढ़ रहे थे तो उस समय भी आपने इस बात को गौर किया होगा कि बजट में जो हमारी एफआरबीएम की सीमा है, यानी पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा है कि इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। तीसरा है यूपी के अंदर जो भी कर चोरी थी, लीकेजेस थे, इन सबको रोक करके कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बेमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त हुई है। 2017 में जिस राज्य में ऋणग्रस्तता थी और वह उसकी 30% से अधिक थी, उसे घटा करके हम लोगों ने अगले ही 2-3 वर्षों के अंदर 27% में लाने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन 3 वर्ष का जो कोविड कालखंड था, इसके कारण यह सीमा बढ़ी थी। हम इसे फिर से 27% में लाने में सफल हुए हैं और हमारा इस वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य है कि हम इसको 23% तक लेके आ जाएं। यानी जो रिजर्व बैंक ने तय किया है कि किसी भी राज्य की जो कुल जीएसडीपी होगी उसकी 30% से अधिक ऋण उस पर नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जिस राज्य के पास जो भी एफआरबीएम की सीमा तय की गई है उसके अधीन उत्तर प्रदेश ने अपने वित्तीय प्रबंधन को रखा है और उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता उसी के अधीन उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। यह हमारा कुशल वित्तीय अनुशासन भी है। बिना अतिरिक्त टैक्स लगाए हुए उत्तर प्रदेश के अंदर वेलफेयर की स्कीम को, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम को और प्रत्येक सेक्टर में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए विकास के नित नए सोपान को स्थापित करते हुए आज उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ा है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, उसके बल पर उत्तर प्रदेश आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। देश की जो टॉप 3 इकोनॉमी है उनमें से उत्तर प्रदेश की एक है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को, हमने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अब अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है इसको हम 2.24% तक के नीचे लेके आने में सफल हुए हैं। यह स्थिति 2017 के पहले यह लगभग 17 से 19% तक था। आज इसको हम नीचे करने में सफल हुए हैं। जॉब लेड ग्रोथ को लेकर के हम लोगों ने इस पूरे बजट की जो हमारी सोच है, युवाओं के प्रति समर्पित भाव के साथ जो भी ग्रोथ हो वह उनके एम्प्लॉयमेंट को लेकर के भी हो और युवाओं के एम्प्लॉयमेंट पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए एमएसएमई,
स्टार्टअप, ओडीओपी और स्थानीय उद्यमियों को विकसित करते हुए बृहद निवेश की नई योजना के साथ उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के रूप में भी एक बड़ी भूमिका के साथ आगे बढ़ाने का तय। और इसके लिए आपने बजट में इन चीजों को देखा होगा, कैसे उत्तर प्रदेश ने अब उस दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के आज जो बड़ी घोषणाएं हुई हैं, उन बड़ी घोषणाओं में जो बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है कि उत्तर प्रदेश सरकार जहां पे चल रहा है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश राज्य में हमेशा इस बात को देखने को मिलता था कि अलग अलग विभाग अलग अलग समय में अलग अलग डाटा प्रस्तुत करते थे। हमारी सरकार ने तय किया है कि हम यूपी के अंदर एक स्टेट डाटा अथॉरिटी का गठन करेंगे। स्टेट डाटा अथॉरिटी या उत्तर प्रदेश के अंदर रियल टाइम डाटा और उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ साथ उसके लिए भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। बजट की जो हाइलाइट्स हैं उनमें से ये भी है। दूसरा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अन्य सेक्टर में कार्य करने के लिए डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना, यह भी बजट में इसका प्रावधान, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। मेडटेक और डीपटेक के लिए एआई मिशन की घोषणा, यह भी इस बजट के अंदर है, जिससे युवाओं के लिए स्किल युवा को अधिक से अधिक जॉब हम उपलब्ध करवा सकें। इसके लिए उनकी स्किलिंग की प्लानिंग भी इस बजट में, उसका महिला उद्यमी उत्पाद और विपणन केंद्र के रूप में उसे विकसित करना, सी मार्ट के रूप में लोकल स्तर पर एसएचजीज के माध्यम से उन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ी घोषणा ये भी है, जिसमें स्थानीय स्तर की महिलाएं एसएचजीज के माध्यम से जो अपना लोकल गांव में, शहरी क्षेत्र में अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, महिला स्वयंसेवी समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। सिटी इकोनॉमिक जोन एससीआर, काशी मिर्जापुर इकोनॉमिक जोन। आप योगी जी को सुन रहे थे, अब राहुल गांधी इस वक्त बोल रहे हैं कुछ। ऑलरेडी मिनिस्टर ऑफ हर फाइनेंस समय बात उठाना नहीं है, बिना मतलब से आप पॉइंट बढ़ाते रहते हैं। You have made your point. You have made your point. Whenever the leader of opposition speaking in the house, that too in a budget discussion, Honorable Finance Minister presents his conventional, sir. Already finance minister No, said finance he's minister here. is not here. Please, Rahul Finance Gandhi. minister Please, is not Rahul here, Gandhi. sir. Ajay, please, you take Okay, it. you decide whatever you want. Kindly ऐसा take it. नहीं। No, I'm not. I think Please, so. please don't use his word. He is not deciding on whatever he wants. आप वेणुगोपाल से, you are a senior person. How can you make this statement against the chair? You know that there is a collective responsibility. Just wait. We are all members of the cabinet. Just MOS is sitting there. Minister will be coming soon. Don't make issue on this thing. This is just a minor thing. We don't know when Rahul Gandhi is coming. First he said he is coming at 12. And there is a discussion going on parallelly in Rajya Sabha. Don't make this an issue. Leader of opposition is going to speak. We came to know later. We were not aware of it. We are here to listen. Thank you for letting me speak today on the budget. Thank you, Rijiju ji, for your comments. I appreciate them. Some time back, Rijiju ji asked me, how do I keep fit? You recall that? And I mentioned to him that I do Jiu-Jitsu, I do martial arts. And lots of people now in India, youngsters do martial arts. MMA is becoming very popular. Judo is there, Jiu-Jitsu is there, many different types of martial arts. And जो मार्शल आर्ट की जो फाउंडेशन होती है स्पीकर सर,
वो ग्रिप से शुरू होती है। जब हम शुरुआत करते हैं, हम ओपोनेंट पर ग्रिप लेते हैं, ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं। ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है। ये तो अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन बोले तो दीजिए इसको अच्छी बात कह रहे हैं। हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको सर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर गिव मी सम। अरे आप बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए। मैं चेयर पे हूँ, मैंने कहा आप अच्छी बात कह रहे हैं, इसको राष्ट्रपति सर अभिभाषण थोड़ा में कहना क्रिएटिव चाहिए फ्रीडम, था। थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम तो दे दीजिए। प्लीज प्लीज। तो शुरुआत ग्रिप से होती है सर, और लक्ष्य होता है कि ग्रिप के एकदम आने के बाद चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली और फिर एकदम चोक में जाए। चोक में गए और पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है। तो हम बजट की बात कर रहे हैं थोड़ा, तो सो फोकस बजट पे ही बात हो रही है, आ रहा हूं। तो अरे राष्ट्रपति के अभिभाषण पे नहीं बोले थे, वो बात भी बोल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। तो पूरा फोकस ग्रिप पे होता है, ग्रिप से लड़ाई शुरू होती है, और ग्रिप से हम चोक में जाते हैं। सर करते हुए जब आदमी के हाथ में चोक आ जाता है ग्रैपलिंग में, जो ओपोनेंट होता है उसकी आंख में दिख जाता है कि बात समझ आ जाती है कि अब मैंने इसको पकड़ लिया है। और होता क्या है सर, वो रेजिस्ट करता है, पहले 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है, और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है, और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है सर। ये सेंटर पीस है सर मार्शल आर्ट्स का। ग्रिप से चोक और चोक से टैप। और ये आप किसी भी एमएमए वाले से पूछ लो, किसी भी जूडो वाले से पूछ लो, काम ग्रिप से शुरू होता है सर। ग्रिप राजनीति में होती है सर, ग्रिप बिजनेस में होती है, पॉलिटिक्स में होती है सर। जुजित्सु में ग्रिप दिखता है हाथ कहां है, चोक कैसे लग रहा है सर। राजनीति में नहीं दिखती। कहां किसने ग्रिप ले रखी है, चोक कहां लग रहा है, वो दिखता नहीं है सर, छुपा रहता है। तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट सर। I was looking at the economic survey, and 2 points I found there, solid points, profound points that I liked. First point, that we are living in a world of intensifying geopolitical conflict. मतलब जो पुराना सिस्टम था, यूएस बेस्ड सिस्टम था, डॉलर बेस्ड सिस्टम था, यूनिपोलर जो सुपर पावर था, उस सिस्टम को चैलेंज किया जा रहा है। द डोमिनेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स is being challenged by the Chinese, by the Russians, by other forces. And the second thing, also profound thing, that we are living in a world of energy and finance weaponization. मतलब एनर्जी को और फाइनेंस को हथियार बना दिया गया है. Main thing they are saying here is that we are moving from a world of stability to a world of instability. Prime Minister stated and NSA stated, shockingly, some time back, that the era of war is over. In fact, we are moving into the era of war. And you can see, war is there in Ukraine, war was there in Gaza, war is there in the Middle East, threat of war is there in Iran, we had Operation Sindoor. So we are moving into a world of instability. The dollar is being challenged. The central game, as my friends on the other side understand, is the dollar is being challenged, US supremacy is being challenged,
we are moving from a world of one superpower to some new world that really we can't predict. Maybe two superpowers, maybe multiple powers. And it's an unstable world. And that is what you have said in your economic survey, and I agree with it, 100%. At the center of this fight is the concept of AI. Everybody says that we are moving into the era of AI. And I'd like to warn the government that AI is going to have many, many consequences. One consequence of AI is going to be that something that we relied on, the Congress Party and the UPA built, the entire Indian IT industry, companies like Infosys, companies that are at the forefront of information technology are going to struggle. They're going to be challenged. The idea of becoming a software engineer, which is a very popular idea in India, going to be challenged. Lots of our software engineers are going to be replaced by AI. So why I'm saying this is we're moving into a turbulent world, dangerous world. Now, when you move into a dangerous world, what is the first thing that you have to understand? The first thing you have to understand is what are your strengths as a person and as a nation. So I'd like to say to the House here what I think are the strengths of our great country. And I would say that the central strength is our people. 1.4 billion people, brilliant, energetic, dynamic, who can challenge anybody in the world. Biggest strength. But it's not only the people. Because in the 21st century, a very interesting thing has happened. People create data. So we have the biggest data pool on the planet. 1.4 billion people means massive amount of data is being generated in India, and data is wealth. Everybody talks about AI. But talking about AI is like talking about the internal combustion engine without talking about petrol. The petrol for AI is data. So let me repeat that. The petrol for AI is data. Meaning if you have AI and you don't have data, you have nothing. If you have AI and you don't have data, you have nothing. Now, which are the two biggest pools of data on the planet? The Indian pool of data and the Chinese pool of data. They also have 1.4 billion people. We have bigger population than them. We allow more freedom. We allow our people to do more dynamic things. So we have, in fact, more interesting data. What's the second strength? The second strength, and what do you need in difficult times? You need food. Who produces our food? Our kisans produce our food. Our laborers produce our food. This is what gives us strength. This is what allows that data to be produced. This is what allows that brilliance to be generated. And we fought for food security. Food is abundant today. So that's the second thing. And the third thing, what do you need to run a modern country? You need energy. You need fuel. You need petrol. So these are the three things that need to be protected in turbulent times. Our people and our data, our food supply, the ability to produce food, and our energy system. Now, what's interesting to me is that the budget recognizes these things. The budget recognizes that we are going into
dangerous time, intensifying geopolitical conflict. The budget recognizes that energy and finance are being weaponized all across the world. Dollar is being weaponized, dollar is weakening in value, gold, silver prices are going up. Everybody can see this. But there is nothing in the budget. There's absolutely nothing in the budget that looks into these two issues. There is nothing in the budget about energy and finance weaponization. There is nothing in the budget about the intensifying geopolitical conflicts and what we are going to do about it. The budget just reads like any of their budgets. Right? And budget is something, of course, that comes once a year. But in parallel to the budget, something new has happened. The US deal. We have made a deal with the United States. Now, one thing I'd like to make very clear, and this is something that is not well understood. In a contest between the United States and China, the single most valuable asset is Indian data. If the Americans want to remain a superpower, please understand what I'm saying. It is very profound what I'm saying. If the Americans want to remain a superpower, and if the Americans want to protect their dollar, the key to that is Indian data. Why? Because the Chinese have a data pool of 1.4 billion people. And you can take European data, you can take African data, you can take American data, add it all up. It does not compete with Chinese data. So the real fight that is taking place, I'm saying what is our strength? I'm saying if India is going to go to the table, then what do we put on the table? What do we say? Listen, this is what we put on the table. And what we put on the table, it's beautiful. What we put on the table is our people. Their wisdom, what they do, their likes, dislikes, their imagination, their fear. This suddenly in the 21st century has got value. In the 20th century, it had no value. I remember so many people saying that population is a weight, population is a disaster. No, population is the biggest asset you can have. It's a strength. But it's only a strength if you recognize that data is important. Now, what is surprising to me? What happened in the deal? If the India alliance was negotiating with President Trump, I will tell you what we would say. The first thing we would say is, President Trump, the most important thing in this equation is Indian data. You want to protect your dollar? You want to protect your dollar? We are your friends. We appreciate you. We want to help you protect your dollar. But please remember that if you want to protect your dollar, the biggest asset that can protect your dollar is lying with the Indian people. First thing. Second thing we would say, President Trump, if you want access to this data, then please understand that you are going to talk to us as an equal. You are not going to talk to us as if we are your servants. Second thing we would say is, Mr. Trump, please understand that our energy security is our energy security.
And no matter what happens, we are going to protect our energy security. And the third thing we would say is, President Trump, we understand that you have a voter base, agricultural voter base. We understand that you need to protect your farmers, but we will also protect our farmers. But the main thing I'm saying is that an India Alliance government would go there and say, data is our biggest strength. Now let us talk. Meaning we would go there as equals. We would not be made equal to Pakistan. And if President Trump decided that Pakistan army chief is going to have breakfast with him, then we would have something to say about that. Now, what has happened? You've done a trade deal. It's small. It's written small in the back. Now, let me tell you what is written about data. Our most valuable asset, the thing that is going to transform India in the 21st century, the thing that is going to make us a superpower in the 21st century. This is what the Modi government has done with our data. Number one, we give up control over our digital trade rules. Number two, there is no need for data localization. Number three, free data flow to the United States. Number four, limit on digital tax. Number five, no need to disclose any source code. The finance minister is smiling. She likes to smile. She likes to smile a lot. 20-year free tax holiday to anybody who wants it, to the big tax companies. This is what you've done on data. Second, no, I'll come to that, brother. Second, what have you done on tariffs? At the beginning, %3 was the average. 3% was the average. It has now gone up to 18%. A 6% increase. 6x increase. Sorry, thank you. US imports to go up from $46 billion. You're talking about our budget. US imports to go up from $46 billion to $146 billion. I mean, this is absurd. This is absolutely absurd. And they have no commitment to us. We have a commitment to them. We are going to add $100 billion a year to your imports, and no commitment to us. We're just standing there like fools. And our tariff has gone up from 3% to 18%, and theirs has come down from 16 to 0. Now, I understand that the people across the aisle here want to protect our country. I understand the people across the aisle here value our data. I believe they do. I also believe that the Prime Minister understands that India's biggest asset is its people, and as a result, its data. I know that. I do not believe for 1 second that the Prime Minister does not understand this. Next, textiles. I visited a Gurgaon factory recently, and I asked them what's going on. They said, we are finished as a result of the tariffs. Now what have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to 0. And our tariff is 18%.
What do you expect our textile people to do? They're dead. They're finished. The entire textile industry is gone because their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. Let's talk about energy. What we need for the data, what we need for our food, what we have fought for. Energy security, gone. Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so-and-so, and so-and-so, and so-and-so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look. And if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. And they will take our tariffs right back to 50%. For the first time in Indian history, our farmers are facing a storm. Makkah, soybean, lal jawar, kapas. You have opened the door. You have opened the door to mechanized American farms, thousands and thousands of acres each farm. You have opened the door to crush our poor farmers. It is disgraceful. It is disgraceful. No Prime Minister has ever done this before. And let me tell you, no Prime Minister after you is ever going to do it. So we are facing a storm. You accept that we are facing a storm. You yourself say the era of one superpower is over, intensifying geopolitical conflicts. You yourself say energy and finance weaponization, and you have allowed the Americans to weaponize our finance and our energy against us. What does it mean when America says you cannot buy oil from somebody? It means our energy is weaponized. What does it mean when they say your tariffs will go down, our tariffs will go down and yours will come up? It means finance trade is weaponized. So you are telling us that the world is a place where geopolitical conflict is intensifying. You're telling us energy and finance being weaponized, and then you're having it done to you. You're having it done to our farmers. You're having it done to our youngsters. You're handing our data over. How can you even make these statements? How can you even come to this house and talk this type of nonsense? Are you not ashamed of yourselves? Are you not ashamed of giving? No. We are patiently listening to Honorable Leader of Opposition. We are patiently listening. But the words... So I'm not yielding, sir. No, but you are saying shameful... Parliamentary affairs. You are saying nonsense. 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 So how can you... Okay, I won't When go the down that finance line. minister replies in the evening, the leader of opposition should listen to the reply of the honorable finance minister. My request is, please use the word whatever you choose to use, but don't make it abusive. It doesn't. That's not abusive, my friend. Nonsense. जो nonsense आपने use किया वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा. Nonsense is not appropriate. I did not use nonsense, sir. You have used. Okay, sir, I won't use nonsense. हाँ तो please. Sir, ashamed is not an abuse. नहीं. There's nothing, in saying, are you not ashamed, there is no abuse. No, ashamed you can use. I am just stating. Whatever you have, Okay, sir, let me speak. forgotten, I think so. I am saying, Speaker, sir, I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame?
ठीक है, you will get. But sir, the interesting thing is, I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर सर दो चीजें हैं सर, एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूं? I will not allow you. आप कौन होते हैं? आप बैठिए। नहीं, देखिए आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। ओके स्पीकर सर, वो एप्स्टीन की बात नहीं कर रहा। But that subject is not related with the budget. Okay sir, I won't say Epstein. I will not allow you. That will not. I'm not saying Epstein. Speaker sir, at the center of our budget, if you look carefully, at the center of our budget, like I said, jujitsu में grip दिखती है, राजनीति में grip choke नहीं दिखता. At the center of our defense budget is a choke applied by Mr. Adani. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Ambani, because that is the central part of the budget. वो भी इस हाउस के Why, sir? कोई सर्विस नहीं जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं, कैसे संभाल देंगे? किसी पे माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन आप लिख करके दे सकते हैं। अगर आप जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, स्पीकर सर, आप नियम 352, 5 और 354 को भी जानते हैं कि आप उनका नाम ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप एक मतलब हायर अथॉरिटी को या प्राइम मिनिस्टर को या सरकार को नहीं सर, उनके साथ जोड़ तो बोलने तो दीजिए। आप नियम जानिए। ओके आप नियम सर, अदानी जी जो है, आप अपने बजट तक सीमित रहिए। देखिए आप जो भी चाहें अपनी बात कहें, आप अपनी बजट पे बात कहें, बजट मैं कर रहा हूं सर, बजट पे सर आप मुझे करने दीजिए। आपको बिल्कुल लगा, आप बैठिए बेनी बहन जी, आप अपनी बात जो कह रहे हैं वो कहिए, लेकिन जब किसी का नाम लेकर के और किसी हायर अथॉरिटी करें तो आप ये सदन नियमों से चलेगा और आप इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते सरकार को। सर मिस्टर अदानी is not an ordinary businessman. Mr. Adani's company is not an ordinary company. Please understand that the case in the United States is targeted at the Prime Minister of India, not at Mr. Adani. नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस तरीके से बिल्कुल जो आप ये कह रहे हैं कि कहाँ, क्या बात आप कर रहे हैं? It is targeted, sir, at the financial network of the BJP, at the financial architecture of the BJP. You are leveling charges against higher authorities, and only you can speak. श्री रविशंकर प्रसाद जी, क्या है पॉइंट ऑफ ऑर्डर? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर? बिल्कुल, व्हाट इज योर पॉइंट? गलत बयानी करना इनकी आदत बन गई है, टिपिकली सुनाते हैं। श्री प्रहलाद जोशी जी, किरण रिजिजू जी, हम लोगों ने बार-बार कहा, हम लोग बहुत शांति से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, वेरी सदन सुन रहा है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब, इनको हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, बट व्हेन यू आर लेवलिंग सीरियस चार्जेस without any reason, without any backing of substance, without any proof, you are just making any wild allegation. I'll give you a reason. That will diminish your own position. I'll give you a reason. I'll give you a reason. You are leader of the opposition. Okay. Please make substantive point. Yes, we are here to listen to your suggestion. I will. If you give good suggestion, we will listen. Yeah, I will. We are here to listen, but don't make wild allegation. I will. Speaker sir, there is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी चाहे, I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him Mr. Chair to Epstein. Mr. Rahul, no, I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले, कि चाहे आप
अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल अंबानी, Sir, I know who introduced him. जो जिस And तरीके Mr. Hardeep Puri knows who introduced him. चार्जेज लगा रहे हैं, We both agree. जो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी हरदीप पुरी है, सर। रानी हो, हरदीप पुरी is a जिनको member of अपनी बात parliament का आप जो चार्जेज लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, उसको He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता। और आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, ए मेंबर while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision pending may make a provisional and upon the conduct of reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a subject। तो प्लीज आप जिसका नाम है उसका नाम न लें। पॉइंट आउट किस I am on Rule 352, Clause Roman 5. श्री रविशंकर जी, While speaking, reflect upon the conduct of persons in high office authority unless discussion is based on a substantive motion drawn in terms of proper term। अभी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया, मंत्रियों का नाम लिया, हैज ही मेड एनी सब्सटैंटिव मोशन? नहीं है तो रिजेक्ट करिए। इट इज कंप्लीटली अगेंस्ट द रूल। नहीं, अब मेरी बात सुन लीजिए, एक बात मेरी सुन लीजिए, उन्होंने 352 कहा है, लेकिन मैं नहीं, सौगत राय जी नहीं, मैं राहुल जी आपका 353 की तरफ कर रहा हूँ। आपने एक भारत सरकार के मिनिस्टर का नाम लिया and you have labeled the charge against him। If you will go through the rule 353, no allegations of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given adequate advance। Now you have labeled the charges against him, so please, being a leader of opposition, I think so, notice, then adequate advance notice, then you can mention the name of any minister। And if you have, आप बैठिए, नहीं ऐसे देखिए, नहीं, whatever Rahul has made allegation that will not go on the record, and now you can speak। 1 minute, sir. No, you have made allegation, you have made allegation that will not go on the record, this is mine। Sir, agree, sir, but rule 352 is only applicable for leader of opposition। No, I am reading 353। Sir, 1 minute, sir. 353। 1 minute, sir. Rule 352 mentioning about Ravi Shankar Prasad ji raised the issue. In that house, 2 days before, a member has given a very, very derogatory remarks against the former Prime Minister, two former Prime Ministers. Where was this rule 352? Applicable to everybody, not only for him, that will be applicable। Please kindly take it। That is applicable for to him। Please, no. Rahul Gandhi। Speaker sir, Anil Ambani is not a member of the House. He's not. So I can speak about Anil Ambani. He's a defense. He's involved in defense, sir. He's involved in defense. He's involved in defense budget. Leave industry। To explain whatever you are labeling charges against him, so I think so you will not take. Please. So there is a certain businessman, Yes, whose name has appeared in Epstein files, and that businessman is not in jail. That businessman has criminal cases against him. The subject. What file you are taking? No, Epstein file. No, not. How I can allow you? No. You are mentioning it. How if any subject is not related with the budget, you can't speak. Please, you can't speak. You can't speak. Rahul ji. So I will tell you what. I will. आप Sir, I अपना will बजट पे ठीक ट्रैक पे Okay, थे, sir. अब क्यों Sir, I will- ट्रैक से जा रहे बाहर? You were on Sir, right track. sir, You were Speaker, sir. absolutely on right track. Sir, I Speaker, think so sir. why you are just Speaker sir, you are ex-Congress party member. So I will do you a special favor today, sir. नहीं, I will back down. ये चार्ज है, ना, ये भी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। मैं अगर आप
आपको if you don't have any propriety for the chair, if you don't have, sometime your even present member of parliament used to occupy this chair, Selja Didi. Selja is also for Speaker, sir, and you know this is absolutely- we know you have fondness for you. Speaker, You're an ex-member of our party. Absolutely. So I will not go very aggressive today. Why you are mentioning too much? You're a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member, no? But And we are fond of you, sir. I'm here. We like you. I'm here as a presiding officer. But we like you, But sir. अगर हमारी बात आप And we know मानते your heart is not there, sir. अगर आप मेरी We बात know your मान- heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते आप अगर if you are sitting there तो only because of you have not taken my advice. Here I'm advising you. Here if I'm advising that you should move on the correct track. So I think so. Still you have time. Still you have time to you should move on correct track. As today, as you are a sir, in the spirit of our conversation, I will not say the name Epstein, and I will not say the name Anil Ambani, and I will not say the name. No, I will not say, sir. नहीं बनेगा ये you are a leader of opposition. Okay. और So let me speak, sir. Please, I think so. I will not do it, sir. The whole nation is watching you. I know. I know on that. one That's side- why I'm saying it, sir. On one side, you are saying, I will not mention the name. Again, you are mentioning the name. I'm saying So I I will think not you are mention. not ready to avoid the Please. Okay, anyway. So I will not go into the names. But I would like to say, I think so. You have to speak only on budget. I'm अरे बैठिए किसी आप बजट पे बोलिए ना. There is a general discussion on the union budget for 26, Okay, sir, let me speak. 27. Okay. So I think. Nice. So, Speaker, sir. अब तो So I will avoid that. अब तो आप नहीं कहेंगे उस दिन आपने इनको बोलने कहा तो था. दीजिए, sir. So, the point is that I do not believe that any Indian Prime Minister, including Mr. Modi, would sign such a deal unless there was a chokehold on him. So, but I do not, sir, this budget that you have. So you and your member have not a unique question. I believe that day when Piyush Goyal had made a statement on the floor of the house. सर मुझे अब कंक्लूड तो करने दीजिए सर. चलिए. नहीं तो यहाँ 2-3 और घंटे लग जाएंगे सर. Okay. Thank you. आप चाहते हैं तो मैं लगा देते हैं सर. नहीं, kindly conclude. So, we have buckled on tariffs. We have handed out our data, given up control over digital trade rules, no data localization, free data flow to USA, limit on digital tax, no source code disclosure, and 20-year tax holiday. The most valuable asset that India has and will ever have has been handed over. Our farmers have been left to the mercy of mechanized, massive American farms. Our textiles have been wiped out. Bangladesh now is going to wipe out our textile industry. Our energy security has been handed over. We can't buy oil from who we want to buy oil from. Now, I don't believe any Indian Prime Minister would do this. Logic ही नहीं है सर. लॉजिक नहीं है सर. ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है. सर आपने ज्यादा बोलने दिया मुझे आज. सर आपने मुझे थोड़ा ज्यादा जाने दिया आज. बात आ गई.
So this is a wholesale surrender. And it is a tragedy because it is a surrender not just of the Prime Minister. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. And he has surrendered the future because he wants to protect the BJP's financial architecture, on which there is a case in the United States. He has surrendered. I'm not said anything. एक रूलिंग है, आप रिपीट बार एक चीज का हम रिपीट कर रहे हैं। हमने शुरू से सर आप लोग बैठिए ना, ये बोल सकते हैं, बोलने दो उनको। इसको कोई रूल मालूम नहीं है, पीछे से खड़े हो जाते हैं बिना मतलब का, इनका लीडर ऑपोजिशन को डिस्टर्ब करते हैं। सर आपने एक रूलिंग दिया है मिस्टर राहुल सर, बीइंग अ पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ही से मेरा एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो आपने रूलिंग दिया है, मैंने तब भी कहा, राहुल गांधी जी ने बार रिपीट किया, हमने फिर भी कहा कि आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाइए, हम लोग सुनने के लिए बैठे। आप फिर से रिपीट किया, दो तीन मुद्दे आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के आप जो शब्द इस्तेमाल किया और जो आपने एलिगेशन लगाया, मैं चेयर के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूं और ये मेरा डिमांड भी है कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप मामूली आप सामान्य सदस्य नहीं है, यू आर द लीडर ऑफ अपोजिशन। व्हेन यू स्पीक ऑन सर्टेन थिंग, देयर इज अ सीरियस कॉनोटेशन। I would urge Honorable Leader of Opposition, because he is the Leader of Opposition, all the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will authenticate right now. I've got it. You have to because let me authenticate. Kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly. Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. That you have to just give in advance, and that you have to. No, sir. I will authenticate right now. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं मांग। I will say it and then I will give it. No, Mr. राहुल जी। I will say it now and I will give it. नहीं राहुल जी। I have it here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी। Sir, you have asked for authentication now. You have not given it to me. आप अपनी स्पीच को रखिए। आप रखिए अपनी स्पीच को। आपको मिस्टर प्लाजो सिंह। सर, शायद ऑथेंटिकेशन वो क्या समझे, इधर ऑथेंटिकेट करता हूँ, ऑथेंटिकेट नहीं है। ही शुड प्रोड्यूस द प्रॉपर डॉक्यूमेंट, प्रॉपर रिकॉर्ड, अदरवाइज और साइन करके देना है, अदरवाइज ऑथेंटिकेट। उनको बोलिए भाषण। सर, यूएस गवर्नमेंट ने ऑथेंटिकेट कर दिया था। स्पीकर, आप कंक्लूड करें। सर, स्पीकर सर, मिनिस्टर हैज आस्क्ड मी। फिर मिनिस्टर की बात मत करिए। बट बोलो तो कंक्लूड तो करने दीजिए सर। कंक्लूड करिए। सर, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स has asked me to authenticate my allegations. I have them written here. I am going to authenticate. Oh, that is a procedure. मतलब I will also give the procedure. So then you have to follow that procedure. Yes, but I want to. Here you are only speech No, but and I want to budget. authenticate. Only you just conclude your budget speech, because if you want to submit something, so please in future you can just according to your procedure, then you have to submit. Please. Okay. Speaker sir, the evidence sir is in Department of Justice files that have been released in the United States. Hardeep Puri's name is in it. Anil Ambani's name is in it. ऐसा नहीं बनेगा राहुल जी। Sir, the evidence is आपने that government of India has refused to serve summons Mr. to Adani for last 14. Mr. Rahul, you have made it promise. Mr. Rahul, you have made it promise to the chair. I will not mention the name of minister, but you are repeatedly just mentioning the name. How you can? You have made it promise. No. You have made it promise. Mr. K.C. Venugopal बैठिए. I am not allowing you. K.C. Venugopal जी बैठिए. I am only talking to Rahul. I am not allowing to you. If I have already
if you have made it promise to the chair, I am not going to mention the name of any minister, not the member, and repeatedly, if you are repeatedly, it means you are defying the even ruling of the chair also. Okay. कोई कार्रवाई किस तरह नहीं स्पीकर साहब, नहीं आप नहीं ये Let me speak, sir. जब एक बार आपने कहा मैं नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लिया उसके सर, बाद नहीं फिर ले रहे हैं, नहीं लिया सर, नहीं ये नहीं लिया। अपोजिशन का तरीका नहीं है। आपने शुरू में कहा कि स्पीकर साहब, बोलने तो मैंने दीजिए, खत्म व्यवस्था करता दी, हूं। मैंने पीठ से व्यवस्था दी, और आप इसके बाद कह रहे हैं। आप ये बताइए कि ये हाउस आज बजट स्पीच है जनरल, इसके पहले महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण था। अगर महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे क्या भाषण होता है, बजट पे आपकी क्या स्पीच होनी चाहिए, डिमांड फॉर ग्रांट्स में क्या स्पीच होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आज जनरल बजट पे आपका क्या विषय होना चाहिए। आप महामहिम राष्ट्रपति के भाषण पे जो बोल सकते हैं वो वहाँ बोलना चाहिए, तो वहाँ नहीं बोले। अब आप बजट पे बोल रहे, कल डिमांड फॉर ग्रांट्स होगा किसी बिल पे, तो ये सदन अलग अलग जब विषयों पे होता है। नहीं, आज आप बोलने तो दूंगा, बोलने तो दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना नियमों के आप बोलेंगे। या जब आपको एक बार चेयर से कोई रूलिंग होती है, आप देखिए इसी चेयर से रूलिंग हुई, सारे मेंबर्स कितने संतुष्ट होंगे। सभी अगर मेंबर से पार्लियामेंट के किसी भी पार्टी की बात किया जाए तो स्पीकर साहब के रात को 12-12 बजे तक सभी मेंबर्स को बुलाते हैं, और आपको बोलने का समय दिया जा रहा था, तब भी आप एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। तो आज जिस तरीके से आप करेंगे, क्या बात आप करें, ऐसे थोड़ी तरीका होता है। आप ही बोलते रहेंगे। Allow him to conclude, sir. देखिए केसी वेणुगोपाल जी, जब राष्ट्रपति के भाषण पे भी स्पीकर साहब लगातार अलाउ कर रहे थे, आप बाहर जाके कहते थे स्पीकर साहब बोलने नहीं दे रहे। आज आप 40 मिनट से बोल रहे हैं, फिर कह देंगे आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप 45 मिनट में बोल रहे हैं, फिर आप बोलने नहीं दे रहे। चलिए खत्म करिए। Speaker sir, I'm concluding. Speaker sir, I'm concluding now. I only started to say that because the minister said that I should authenticate. Now I have the papers to authenticate. I have it here. One second, please. I have the paper. Now I said to you, one second. I have the documents here. I said to you that I will authenticate, and I will also I will authenticate right now, and I will put it there on the table. But you're not allowing me to do it. Anyway, I understand that. I understand it. I understand you don't want me to authenticate here. You want me to authenticate there. That's not a problem. What I want to conclude with, sir, is we are heading into turbulent times, and the nation has been sold. The nation has been sold out. Its data has been sold. Its farmers have been sold. Already you have said. I think so. Can I conclude? Conclude. Sir, its farmers have been sold. In a turbulent world, all its software engineers have been sold out. Its small and medium businesses have been sold out. And most importantly, our forces and our energy security has been sold out. Thank you, Speaker. श्री अनुराग जी कुछ कहना हमारा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स में अभी प्रोसेस ऑथेंटिक, क्योंकि हमने पहले कह चुके हैं कि ऑथेंटिकेशन करना जरूरी है। देयर इज अ प्रोसेस टू सबमिट द ऑथेंटिकेशन, वो तो हम मांग करेंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी माना है कि वो करेंगे ड्यू प्रोसेस से। राहुल गांधी जी ने अपना भाषण आखिरकार इस सत्र में पूरा कर ही लिया। उन्होंने आज बजट पर बोलना शुरू किया था। शुरू वो मार्शल आर्ट से हुए। मार्शल आर्ट में ग्रिप होती है, ग्रिप से चोक होता है, चोक से टैप होता है, फिर एआई होता है, दुनिया में लड़ाई चल रही है, फिर होते 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 वो बजट पे आए और उन्होंने कहा आपने जो बजट में कहा, आपने परेशानी तो बताई लेकिन इलाज नहीं बताया। परेशानी ये बताई कि दुनिया जो है इस वक्त लड़ाई के माहौल में चल रही है, जगह जगह जंगें छिड़ी हुई हैं, हमें एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है, फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने की जरूरत है, लेकिन यही तो आपने नहीं किया। ये उनके आरोप थे, मोटे मोटे 3-4 आरोप राहुल गांधी ने लगाए।
एक उन्होंने कहा आपका सबसे कीमती एसेट आपका डेटा है, वो आपने गिरवी रख दिया अमेरिकियों के सामने, आपने ऐसे प्रावधान किए इस यूएस डील के अंदर। फिर उन्होंने कहा आपने टैरिफ पर सरेंडर कर दिया, आपने टेक्सटाइल पर सरेंडर कर दिया, आपने कहा अब अमेरिका तय करेगा कि आप तेल किससे खरीदेंगे, अब आप अमेरिका से खाद्य पदार्थ खरीदेंगे, आपने अपने किसानों के हित और उनका भविष्य गिरवी रख दिया, सरेंडर कर दिया। ये मोटे मोटे आरोप राहुल गांधी के थे। तो आइए कहानी कुर्सी की में अब जरा बात कर लें। त्रिपाठी जी, आपको मुझसे रह गया हो तो आप बता दीजिए, बाकी क्या कहेंगे राहुल जी के भाषण पर? नहीं, देखिए, एक तो ये कि आप तो फिर भी समझदार हैं बहुत, हम तो चूंकि बड़ी सामान्य समझ है और राहुल जी के सामने तो हम सब मूर्ख लगते हैं, क्योंकि ऐसा भाषण तो मैंने आज तक देखा सुना ही नहीं। जो वो बोल रहे थे, एक तो मतलब ईश्वरीय कृपा से सोनिया जी ने जब उनको ये मार्शल आर्ट वगैरह में पहला दाखिला कराया होगा तो सोनिया जी को भी एहसास नहीं रहा होगा कि वो राजनीति में कितना काम आएगा, कि किसी भी विषय पर बोलना है नहीं बोलना है, मार्शल आर्ट ले आओ, भारत जोड़ो यात्रा है, मार्शल आर्ट ले आओ। भाई आप एक ट्रेनिंग एकेडमी खोल लीजिए। और क्या समझाने का तरीका है कि जैसे मार्शल आर्ट में हम किसी का गला दब जाता है, चोक हो जाता है, तो वो फिर जान बचाने के लिए टैप करता है और वहीं हम लड़ाई रोक देते हैं। पीएम का ऐसे गला दबा रहे हैं वो, और पता नहीं बजट स्पीच न सुनी, न उसके डॉक्यूमेंट पढ़े, न उसके बाद जो एनेक्चर लगते हैं उसको पढ़ा। कह रहे हैं कि एआई की दुनिया है, एआई पे बजट में एक भी शब्द नहीं है, पढ़ा ही नहीं इस व्यक्ति ने। इस बार के बजट में एआई, सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मिनरल्स पर जितना कहा, बोला और योजना लागू की गई उतना तो कभी किया ही नहीं गया। और उसके बाद बस उनके गिने चुने तय तरीके हैं कि किसी भी तरह से पर्सनल कुछ ऐसा हमला करें। और उसमें भी अच्छा होता कि वो बताते कि भाई ये नीति इसकी वजह से हो गई, कोई एक नीति लेकर आते। उनको अडानी याद आ जाता है, उनको अनिल अंबानी आजकल याद आने लगा है। अनिल अंबानी भी सोच रहे हैं कि वैसे हमारा ग्रह नक्षत्र खराब है, इस आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है तो एक और पिटाई हो रही। लेकिन सवाल यह है कि क्या लीडर ऑफ अपोजिशन की इस बजट में से कोई भी, मैं तो नहीं समझ पाया, मैं तो मूर्ख हूं उनके सामने, क्योंकि वो किसी और ग्रह के हैं, मतलब वो धरती पर कोई समझदार व्यक्ति इतना नहीं समझ सकता। लेकिन कोई समझे, बताए कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे थे। एक लाइन की बात समझ में आई, किसी भी तरह से देश के प्रधानमंत्री को कमजोर साबित कर दो, देश के प्रधानमंत्री को यह साबित कर दो कि वो अमेरिका के सामने डर गया, और यह साबित कर दो कि सब कुछ सब गड़बड़ हो जा रहा है, सब देश बिका जा रहा है। नहीं, वो ये कह रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। वो जो उन्होंने कहा ना, मैं जुजित्सु करता हूं, तो जो सारा मार्शल आर्ट वाला उन्होंने बताया, तो वो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को चोक किया हुआ है अमेरिका ने और अडानी ने, और इसकी वजह से उन्होंने जो है हितों से समझौता कर दिया। मैं यही तो कह रहा हूं ना भाई, कि आप ये पहली बार नहीं है ना, उनका एक तय तरीका है, वो उसी की बात करते हैं। दुनिया में किसी देश के उद्यमी, उद्योगपति को लेकर इस तरह की घटिया चर्चा किसी लीडर ऑफ अपोजिशन ने नहीं की होगी। आप सीधे आरोप लगाइए, कहिए कि फलाना उद्योगपति को यह ठेका मिला है, इसमें ये गड़बड़ियां आज तक आप लेकर आ पाए? हिंडनबर्ग बनी बंद हो गई, उसका कौन जवाब दे होगा? आप जब देश में कुछ गड़बड़ होती तो ऐसे बात करते, 20 लाख करोड़, 20,000 करोड़ निवेशकों के चले गए एफपीओ में, उसको वापस किया, कौन उसका जिम्मेदार है? अगर शेयर बाजार डूब गया आपके इस तरह के तमाशे से, तब निवेशक कौन देखेगा? एक एक करके बात करते हैं ना। उन्होंने पहले डेटा से शुरू किया, अब ये जो कल व्हाइट हाउस ने एक जो नई फैक्ट शीट निकाली थी, एक लाइन बोल दूं, बड़ा अच्छा आपने, चूंकि और बात होगी। आज जो सबसे पिछले 4 दिनों से चर्चा में है, हमारा अपना सर्वम एआई, देसी एआई, कमाल कर दिया है उसने। जिस समय में भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स की चर्चा हो रही दुनिया भर में, उस समय राहुल गांधी संसद में खड़े होकर इस तरह का तमाशा कर रहे हैं। ये एक्चुअली ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन ये फैक्ट है कि ये व्हाइट हाउस की रीडआउट में है, और राहुल गांधी वो कह रहे थे, उसमें ये लिखा था कि इंडिया कमिटेड टू नेगोशिएट अ रोबस्ट सेट ऑफ बायलैटरल डिजिटल ट्रेड रूल्स। यस, ये वो बात कह रहे थे, और उन्होंने कहा कि आपने डेटा का फ्री फ्लो उनको दे दिया। अब फिर इस पर फैक्ट जरूरी है, बड़ा अच्छा आपने बता दिया, नहीं तो शायद ये छूट जाता। फैक्ट शीट में व्हाइट हाउस ने कहा कि डिजिटल सर्विस टैक्स भारत ने हटा दिया। फैक्ट शीट रिवाइज करनी पड़ी। अमेरिका के आज तक के इतिहास में नहीं हुआ कि व्हाइट हाउस से कोई इस तरह की चीज जाए, उसको रिवाइज करना पड़ा। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम एक ऐसा रोबस्ट सिस्टम क्रिएट करेंगे जिसमें इस तरह के, उसके आगे जो हिंड्रेंस होता है कोई डिजिटल, वो कह रहे हैं कि उसमें हम बात करेंगे। दोनों में फर्क होता है ना। और अभी तो हमने देखा ना, हमने कर दिया ना, उसके जो जितने भी इस तरह के एआई टूल से बनी चीजें हैं उसको करने के लिए हमने कह दिया। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अगर यहां देश में काम करना है, वो अमेरिकी कंपनियां आई है ना, ठीक है, काम करना है तो हमारी शर्तों पर करना पड़ेगा, हमारे नियम के हिसाब से करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले तो आपको डेटा पे नेगोशिएट करना चाहिए था कि ये हमारा सबसे बड़ा एसेट है, तो ट्रंप साहब ये चाहिए अगर, तो ये दो। फिर इसके बाद जो है वो उन्होंने ये भी कहा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार होती तो हम तो यही करते।
फिर उसके बाद वो आए एनर्जी सेक्रेटरी पे। पहले इसकी बात कर लेते हैं, एनर्जी। उन्होंने कहा अमेरिका तय करेगा कि आप किससे तेल खरीदेंगे, आप अगर रूस से तेल खरीदेंगे तो हम आप पर दोबारा से 25% की पेनल्टी लगा देंगे। इसको भी उन्होंने कहा, ये आपने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का सरेंडर किया। सर मैं एक एक पॉइंट ले रहा हूं ताकि बिल्कुल की बातें आ जाए। नहीं तो एनर्जी पर ऑयल को लेकर है, वो तो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है यूएस का, उसमें साफ लिखा हुआ है कि भारत जो है वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, और खरीदेगा तो उस पर टैरिफ फिर से लगा देंगे 25% या जो भी उनको लगाना है। और वो बता रहे हैं कि वेनेजुएला से तेल खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, नहीं खरीदना। तो ये टर्म्स कंडीशंस तो यूएस टैरिफ डील में लगाई गई है, इसमें कोई अलग से बात नहीं की गई है। और इसका भारत साफ जवाब नहीं दे रहा है। भारत ने हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि भारत ने कोई जवाब भी नहीं दिया इस पर कि भाई हम यहाँ ऐसा नहीं कर रहे या कर रहे हैं। बल्कि ये तो मुझे अब तक की सबसे हैरानी वाली बात लगी कि वाणिज्य मंत्री जो है कॉमर्स मिनिस्टर MEA के यानी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पर डाल रहे हैं, और एक्सटर्नल अफेयर कह रहे हैं कि कॉमर्स मिनिस्ट्री को डील करनी है। राहुल गांधी आज तो उसका मैसेज ये है कि वो आप उस पर दबे हुए हैं, ये मैसेज हुआ ना इसका मतलब। नहीं, जो वो पॉइंट प्रूव करना चाह रहे थे कि ये ट्रेड डील और बजट के प्रोविजंस ये एक ऐसी सरकार द्वारा बनाए गए हैं और डील ऐसी सरकार द्वारा की गई है जो किसी दबाव में है अमेरिका के। क्या ये पॉइंट प्रूव कर पाए? वो नहीं, पॉइंट प्रूव नहीं करने का मसला नहीं, पॉइंट प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन वो ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये आरोप लगा रहे हैं, इसको आरोप कहना चाहिए कि भाई ये सरकार यूएस के दबावों के आगे आ गई। AI डेटा पर भी मोटे तौर पे वो बात सही कह रहे हैं, और वो ये नहीं कह रहे कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी हमेशा डेटा को लेकर जोर देते रहे हैं, और डेटा जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी तो फरवरी में बड़ी 16 से 20 तारीख तक AI की बड़ी यहाँ पर उन्होंने खैर बड़े शब्द इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा भारत माता को बेच दिया, यू हैव सोल्ड द कंट्री, यू हैव सोल्ड आवर मदरलैंड। और फिर उन्होंने कहा ये सब नॉनसेंस है जो आपने किया है, जिसको फिर प्रोसीडिंग से बाहर निकाला गया। फिर उन्होंने कहा यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्व्स, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म नहीं आती, आप ऐसे काम करके फिर हाउस के अंदर आते हैं। इतना वो एग्रेसिव जो है वो हो गए थे। और फिर ये भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री, मैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मानता हूं कि प्रधानमंत्री ऐसा काम नहीं करते, लेकिन उन पर दबाव था, इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि अमेरिका ने एक तरीके से चोक होल्ड ले रखा है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। सर क्या कहना है आपको भाषण पर? अब राहुल गांधी कहते हैं कि भारत माता को बेच दिया। वो राहुल गांधी कह रहे हैं जिनकी सरकार 2004 से लेकर 2014 तक थी। वो 2G स्कीम होता है, 3G होता है, कोल होता है, कॉमनवेल्थ होता है, बफर्स तो पहले से ही था। तो जिसकी सरकार ने जब भारत माता को जिन्होंने बेचा है, उन्हें जब देश हित में निर्णय ले जाते तब भी उनको ये नजर आता है कि इसमें भारत माता को बेचा गया होगा। राहुल गांधी का 2 दशक से ज़्यादा का संसदीय जीवन हो गया है। 2004 में सांसद बने थे, और उसके बाद से मुझे लगता है मैं लगातार राहुल गांधी के भाषण लोकसभा के अंदर लगातार मैंने सुना है, और वो उसी परंपरा में राहुल गांधी का भाषण चल रहा है। कुछ नयापन नहीं। राहुल गांधी का जो भाषण रहता है कि किसी भी तरीके से आरोप लगाओ और भाग जाओ। किरण रिजिजू कह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर कि आपने जो आरोप लगाए, जो आप दे रहे हैं, उसका आपको एविडेंस देना पड़ेगा, आपको उसको सबूत देना पड़ेगा। राहुल गांधी कहते हैं मैं सबूत दूंगा। वो तो कहते हैं मैं हाल देता हूं, अभी देता हूं। बिल्कुल, तो ये तो राहुल गांधी ये तो बात राहुल गांधी कह सकते ना। ऐसा व्यक्ति आरोप भी लगा सकता है और ऐसा आदमी कह भी सकता है कि मेरे पास 100 सबूत है। राहुल गांधी तो हमेशा इस बात का जिक्र करते रहे, और राहुल गांधी उन चीजों का जिक्र कर रहा है जिसका भारतीय के पार्लियामेंट से कोई कंसर्न नहीं है, ऐसे नहीं जिनका सिग्नेचर करके देना। बिल्कुल, तो चुनाव आयोग को दिया क्या? चुनाव आयोग ने कहा था ना कि जो आप आरोप लगा रहे हो कि वोट कट गए हैं, जिंदा लोगों के वोट काट दिए, जो आप पत्रकार वार्ता में आरोप लगा रहे हो उसको आप अटैच करके दे दीजिए। क्या राहुल गांधी ने तब चुनाव आयोग को दिया था क्या? तो जैसे चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने दिया, वैसे भी राहुल गांधी ने दे पाएंगे। राहुल गांधी ने तो नरवणे जी की किताब भी नहीं दी, बिल्कुल नहीं दी, और वो तो चल रहा है सोशल मीडिया पे के अंदर से वो कैसी ब्लैंक किताब दिख रही है, कई जगह चल भी रहा है। जब नरवणे साहब ने कह दिया कि किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है, पब्लिशर ने कह दिया कि किताब पब्लिश नहीं है, राहुल गांधी को कहां से किताब आई? राहुल गांधी पता है पार्लियामेंट में किताब कहां से मिली? मूल यह है कि राहुल गांधी का जो भाषण था सीधा, सिवाय उन्होंने आरोप लगाने के, 1-2 बात उन्होंने जो रशिया को लेकर कहा वो समझ में आता है, लेकिन जिस तरीके से जिसका मना कर रहे थे कि आप पार्लियामेंट में जिक्र नहीं कर सकते, उस चीज का बार बार जिक्र करना, किसी उद्योगपति का नाम लेना, प्रधानमंत्री को लेकर किसी, वो तो वही हो रहा था जो बातों का जिक्र करना, वो तो वही हो रहा था जो पिछले हफ्ते जिस शुरुआत हुई थी। तो आप भाई 11 दिन से आप पार्लियामेंट को नहीं, 11 दिन से आप पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हो। 3 बार राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला के तौर पर, चूंकि उनके उसका आरोप का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश टेक्सटाइल का हब बन रहा है। अभी आ जाओ उस पे, अच्छा एक-एक करके मैं उस पे आ रहा था ना। तो ये क्यों देखिए, उनके राहुल जी का एक प्रॉब्लम क्या है कि वो भाषण जो सोच के आते हैं, एक 2-3 तरीके होते हैं कि मैं यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां जाऊंगा।
आप पॉइंट्स प्रिपेयर करते हो कि ये मेरे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स तो थे उनके भाषण में, लेकिन वो शायद जहां से लेकर के थ्रेड बुनते हैं उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। तो वो जो उन्होंने शुरुआत में कहानी बनाई जुजित्सु वाली, उसमें 10-15 मिनट जो है वो पॉलिटिकल मैसेज है सर, वो ऐसे नहीं है केवल मार्शल आर्ट की तरह से नहीं कह रहे। मैं कह रहा हूं फिर मुद्दे पर वो आए, मैंने ये कहा आए बाद में मुद्दे पर। पहले ये डेटा वाली बात की, यूएस डील वाली, फिर उन्होंने कहा कि आप रूस से तेल आप खरीदोगे या नहीं ये अमेरिका तय करेगा। तीसरा वो एक्सपोर्ट पर आए, ये 3% एक्सपोर्ट टैरिफ लगाता था हम पर अमेरिका इस डील से पहले, 50% लगने से पहले। उसने पहले 50 कर दिया, फिर 18 कर दिया, अब 3 से 18 हो गया। तो आप बड़े खुश हो, ये बताओ ये फायदे का है कि नुकसान का। यहां उन्होंने फिर बात की, अच्छा साथ में कहा कि अमेरिका पर आप 16% लगाते थे, उसको आपने 0 कर दिया। फिर उन्होंने कहा बांग्लादेश की डील, बांग्लादेश के साथ कल ही डील अनाउंस हुई है, और उस डील में एक क्लॉज है, त्रिपाठी जी आगे ज्यादा बता देंगे, कि अगर अमेरिका से खरीदे हुए कॉटन से वो कोई कपड़े बनाएगा बांग्लादेश, तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 0 होगी। ये बात राहुल गांधी कह रहे थे कि वो बढ़िया डील ले गया, आप नेगोशिएट नहीं कर पाए और आपके लोगों का नुकसान हो गया। नहीं, आपने जो कहा ना, तथ्य वही है कि जो अमेरिका से कच्चा माल आएगा उस पर इन्होंने टैरिफ 0 किया है, लेकिन जो भारत से कच्चा माल जा रहा है और टेक्सटाइल्स बन रहा है उस पर 0 नहीं हुई है। आज भी 1% कम करके उसका 19% का टैरिफ है, बांग्लादेश का, भारत का 18% का टैरिफ है। देखिए, पूरा जो नैरेटिव है, राजनीति कभी प्रमाण पे नहीं चलती, प्रदर्शन पे चलती है। राहुल गांधी यहाँ प्रदर्शन तैयार कर रहे थे, और जो प्रमाण की बात आ रही है ना बार बार कि प्रमाण प्रस्तुत करिए, तो प्रमाण प्रस्तुत नहीं हो सकता। आप याद करिए 2008 में जो आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत को बेच रहे हैं अमेरिका के हाथों, 2008 में यही बात उनके सहयोगी लेफ्ट पार्टियों ने कहा था जब न्यूक्लियर डील हुई थी। तब जिस तरीके से कांग्रेस और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो अड़े हुए थे कि डील तो होगी, सरकार रहे और चाहे गिर जाए, तब भी लेफ्ट पार्टी ने यही कहा था कि अमेरिका को गिरवी रखा जा रहा भारत को, और आज वही बात राहुल गांधी दोहरा रहे। तो क्या तब अमेरिका के साथ जो डील की थी मनमोहन सिंह जी ने वो सही थी, और आज जो डील हो रही वो गलत है? ये इसलिए ऐसा प्रदर्शन किया जा रहा क्योंकि प्रमाणित आप इसको सौरभ नहीं कर पाएंगे, तो और प्रमाणित यदि आप करेंगे तो दोनों डील आपको अच्छी लगेगी। परफॉर्मेंस पे बोल दीजिए, परफॉर्मेंस कैसी थी? परफॉर्मेंस के मामले में देखिए, पूरी कहानी थी डेटा और बेटा पे, डेटा और बेटा पे। जी, बेटा डेटा दे रहा था, और डेटा भी ऐसा दे रहा था जिस डेटा पे पूरा बजट था। अब एआई को लेके, जैसे अभी हर्षवर्धन जी ने कहा, वास्तव में इस पूरे बजट में एआई को जितना प्रमोट किया गया है, यानी यदि आपको आधुनिक होना है, 2047 के विकसित भारत की तरफ आपको बढ़ना है, तो आपको विश्व के साथ कदम ताल मिला के चलना पड़ेगा। यानी आपको डिजिटल की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा। कुल मिला के ये था। तो बेटा ने डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट किया जैसे भारत के डेटा को नुकसान करने की कोशिश। किसानों वाली बात भी उन्होंने की ना, कि किसानों के सामने तूफान खड़ा है, आपने मक्का, कपास, सोया और ये लाल जवार ये उनसे मंगाने का फैसला करके भारत के किसानों का हित। देखिए, राहुल गांधी ये ठीक बात है, प्रमाण और प्रदर्शन वाला अच्छा कहा राकेश जी ने, लेकिन जरा सोचिए कि सिर्फ खोखला प्रदर्शन कितना है कि सिर्फ इसी बात से देश समझे कि मान लीजिए अभी भारत ने ऐसी डील की होती कि हम जो यहां कपड़ा बनाएंगे वो सब का सब अमेरिका से कॉटन मंगा के करेंगे, यू आर बाउंड टू, 0 हो गया। तो क्या कहते, देश बिक गया अमेरिका से करके और अमेरिका को ही देंगे, यानी वेनेजुएला बना दिया है बांग्लादेश को। तो जिस डील को राहुल गांधी अच्छा समझते हैं, उनकी समझ है या प्रदर्शन ये वो जाने, लेकिन खोखला प्रदर्शन है। भारत अमेरिका से कॉटन लेकर उनको नहीं बेचेगा, भारत अपना कॉटन है, यानी अपने देश के किसानों के हित को उन्होंने पूरी तरह से संरक्षित रखा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो अमेरिकी इतिहास में कभी नहीं हुआ, ट्रंप को समझना असंभव है। मैं कह रहा हूं कि उस व्यक्ति पर एक रत्ती भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन जरा सोचिए कि उस व्यक्ति को भी अपनी फैक्ट शीट दोबारा बदलवानी पड़ी, उसमें लिखना पड़ा जो कमिटेड कर दिया था $500 बिलियन को, उसको इंटेंड करना पड़ा, उसको जो पल्सेज लिखा था पल्सेज हटाना पड़ा, डिजिटल सर्विस पे टैक्स हटाना पड़ा। बांग्लादेश को कोई फायदा नहीं होगा इस डील से, कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई फायदा अगर होगा तो अमेरिका का उपनिवेश बनेगा। यानी हम कहें कि अच्छा चलो हम तुमको कच्चा, जैसे हम लोग ठेके पे काम करवाते हैं, लकड़ी दे दिया बना के, तुम बेड, तो तुमसे हम टैक्स क्यों लेंगे भाई? जो बेड खुद बना के अपनी लकड़ी से दे रहा है उस पर टैक्स लगाएगा। उसको भारत से सस्ता कॉटन दे पाएगा या दुनिया से सस्ता कॉटन किसी कीमत पर नहीं दे पाएगा। कम से कम 20 से 22% का फर्क रहेगा ही रहेगा। और समझ लीजिए, जो अमेरिकी कॉटन है वो मास प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, ये भी समझ लीजिए। हमारे एक्सपोर्टर से उसके लिए हमारे एक्सपोर्टर को कोई मुश्किल नहीं खतरा नहीं है। ये भी किसी ने भेजा, इस सर्विस पर ज्यादा बोल पाएंगे।
किसी ने जो है ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का आर्काइव का निकाल के भेजा है, जब यूपीए गवर्नमेंट में वो हुई थी सर, क्या न्यूक्लियर डील, तो उसमें क्लॉज था कि इंडिया हैज कमिटेड टू सेपरेट इट्स मिलिट्री एंड सिविल एक्टिविटीज एंड सबमिट इट्स एंटायर सिविल प्रोग्राम टू इंटरनेशनल इंस्पेक्शन। ये उसका क्लॉज था। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या तब यूएस ने तय किया था कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसे नहीं, कहा ही जाता था मॉनिटरिंग तब से शुरू हुई। नहीं, ये तो न्यूक्लियर एनर्जी का जो पूरी डील है दुनिया भर में, उसमें ये सिस्टम में ही शामिल है कंडीशंस में कि आप वो केवल यूएस के लिए नहीं, पूरी दुनिया में जो लोग भी आपको न्यूक्लियर सप्लायर है वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि आप उस सिविल की बजाय मिलिट्री यूज में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कहीं ये तो नहीं है कि आप नहीं, वो तो पूछने वाले का आशय ये है कि शर्तें तब भी अमेरिका ही तय कर रहा था, अगर आज अमेरिका ही तय कर रहा था। हाँ, तो बिल्कुल अमेरिका ही तय किया। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अमेरिका ही पूरा तय किया था। आपत्ति थी लेफ्ट को, लेफ्ट की आपत्ति ही वही थी कि सारा कुछ आपने अमेरिका को सौंप दिया है। उसकी वजह बड़ी वो थी कि केवल अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर में जो न्यूक्लियर सप्लाई एनएसजी ग्रुप जो बना हुआ है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो बना हुआ है, वो सब लोग सिविल प्रोग्राम और मिलिट्री प्रोग्राम की ऑब्जर्वेशन उसके अंदर आज ये नहीं कह सकते कि ट्रंप ने सारी दुनिया पर टैरिफ लगाया है, भारत पर अकेले थोड़ी। हाँ, दुनिया पर लगाया ना, तो वो वही बात मैं कह रहा हूँ। तो लेफ्ट का तो सारा झगड़ा ही वो था कि उस पर उस तरह से काम किया गया, लेकिन एनएसजी को और इसको जोड़ने के, और इसमें ये बात ठीक है कि जो अमेरिका वहां पर सप्लाई कर, देखिए बांग्लादेश में 2 डील है टेक्सटाइल को लेकर। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये कर दिया कि आपको केवल यूएस से खरीदना है, ये नहीं कहा गया है उस डील में। उसमें कहा गया है यदि आप यूएस से कॉटन खरीदेंगे तो हम डील 0% पर रहेंगे, और नहीं करेंगे तो 19% करेंगे। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई उन्होंने आपको कह दिया कि आप केवल यूएस से खरीदेंगे। हाँ, ये फर्क है। और भारत किसानों के हितों को पर बेच दिया है ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ चीजें झुकी है जिस पर मैं बार बार कहता हूं कि डील में हमेशा ऐसा होता। तो ये सरेंडर शब्द था। अमेरिका तय करेगा आप तेल किससे खरीदोगे, अमेरिका तय करेगा कि वो क्या आपको अनाज भेजेगा, क्या फसलें भेजेगा, आपको अपना कृषि सेक्टर खोलना पड़ेगा। अमेरिका कहेगा तुम्हारा सारा डेटा मेरा, तुम्हारा नहीं है। तो ये सरेंडर शब्द उन्होंने बताया और ये कहा कि अमेरिका तय करता है। मैं आपको, और क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम लिया, उन्होंने कहा कि हम होते तो हम बराबर नजरें मिला के बात करते, उनसे कहते हम तुम्हारे बराबर हैं, इंडिया पाकिस्तान की बराबरी तोल के उसने तुमसे बात की, ऐसा उन्होंने कहा। तो आज थोड़ा पाकिस्तान का मैं आपको इतिहास बता देता हूं, पाकिस्तानी आपको बताएंगे, अच्छा हुआ वो मुझे यहां पर काम आ जाएगा, रेलेवेंट रहेगा। एक बहुत जहरीला जनरल पाकिस्तान में हुआ, बहुत ही जहरीला, भारत के खिलाफ। एक्चुअली ये सारी आतंकवादी घटनाएं शुरू करने का श्रेय भी उसी को जाता है, वहां आतंकवादी संगठन बनाने का श्रेय भी उसी को जाता है। उसका नाम है हामिद गुल, गलत तो नहीं कह रहा सर? हामिद गुल आईएसआई का चीफ था, मेरे को एक पुराने इंटरव्यू मिल गया उसका। अब वो आप देखिएगा जरा, हामिद गुल कहता है मैं तो आर्मी चीफ बनने वाला था, लेकिन क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता। तो इंटरव्यू ने पूछा मेरी तरह मासूम सवाल, मतलब अमेरिका तय करता है पाकिस्तान का आर्मी चीफ? बोले और कौन तय करता है? आपको क्या लगता है हम यहां सीनियरिटी से बनते हैं या काम से बनते हैं? अमेरिका पाकिस्तान का चीफ तय करता है। फिर उन्होंने एक और बात बोली कि अमेरिका डिक्टेटरों को क्यों पसंद करता है? बोले डिक्टेटर वन सिंगल विंडो है, सीधे बात होती है, सीधे काम होता है, कहां इनसे बात करते रहेंगे ये प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री। आप सुनिए, ये है पाकिस्तान। फैसले लेने के लिए कभी एस्टेब्लिशमेंट ने किसी से पूछा है आज तक? इसीलिए अमेरिका जो है वो डिक्टेटरों को पसंद करता है ऐसे ममालिक में, क्योंकि एक फर्द वाहिद ने फैसला करना होता है। तो पाकिस्तान के अंदर वो आर्मी चीफ को बहुत अपनी मर्जी से, जो वो यहाँ आर्मी चीफ नहीं बनता, अगर आप समझते हैं कि वैसे हम बना सकते हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, ऐसा नहीं होता। सर, आपको पाकिस्तान में आर्मी चीफ बनाया जा रहा था एक दौर में और मशवरे जारी थे, क्यों ये फैसला नहीं हो सका कि आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन सकते हैं? अमेरिका को पसंद नहीं था, इसी वजह से नहीं बनाया गया। अमेरिका ने इनकार कर दिया आपको आर्मी चीफ बनाने से? हर कोई जानता है, मिठाइयां तकसीम हुई जब मैं नहीं बना, इंडियन एम्बेसी के अंदर मिठाइयां तकसीम हुई, लोग गवाह हैं, लिखा लोगों ने इसके ऊपर, मैंने नहीं लिखा। तो ये आपको एक अक्कासी करता है हमारी मजबूरियों की कि हम कितने मजबूर हैं। यानी हमारी आजादी जो है वो बिल्कुल बराए नाम है, हमें मुल्क दिया गया लेकिन हमें आजादी तो नहीं दी गई। ये एक बात तय है कि अमेरिका की मंजूरी के बगैर यहां आर्मी चीफ नहीं बनाकर। अब आप सोच लीजिए, ये बात जितनी सच तब थी जब ये इंटरव्यू दिया जा रहा था, ये आदमी तो अब नहीं रहा, ये उतनी ही सच आज भी है जब आसिम मुनीर बन गया। आसिम मुनीर फील्ड मार्शल भी बन गया, सीडीएफ भी बन गया। अच्छा हाँ, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब वो लंच खा के आया पाकिस्तान का जनरल तो आपको ऐतराज करना चाहिए था। अब आप इसकी बात से समझ में आया आपको कि ट्रंप ने क्यों बुलाया
आसिम मुनीर को, और वो अकेला गया था उस लंच में। हम कह रहे हैं अमेरिका पसंद करता है डिक्टेटरों को, हमारे जैसे, उनके जैसे देशों में जहां पर सीधे ऐसी बात, जहां लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। भारत में नहीं हो सकता ये। तो ये कहानी अमेरिका की और पाकिस्तान की, ये सच एक पाकिस्तानी ने बताया, और जिस आदमी ने बताया वो कमजोर आदमी नहीं था, वो बहुत ताकतवर ISI चीफ में रहे हैं हामिद कुल, और बड़ा वो उनका दबदबा, रुआब और वो हुआ करता था। और ये बात बहुत ठीक कहा है उन्होंने कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा वो अमेरिका तय करता है, और अमेरिका सिंगल विंडो पसंद करता है, इसलिए वो आर्मी चीफ को बना दे वहाँ पर आसिम मुनीर को, या बांग्लादेश में यूसुफ उनको बना दे, यूनुस को, क्योंकि वो भी सिंगल विंडो है ना। सिंगल विंडो में ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन दिया, और वही वजह थी हम लोग तब भी बात कर रहे थे कि जब उनको लंच पर बुला लिया गया, क्योंकि प्रोटोकॉल में तो एक स्टेट हेड को बुलाना चाहिए, प्रेसिडेंट को, लेकिन उन्होंने उसको बुलाया क्योंकि वो उनके भरोसे ही, उनके रास्ते ही चलते हैं। इसलिए कभी भी भारत पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये आज की कहानी नहीं है, हमेशा से ही ये कहानी है। बल्कि मैं कई बार जिक्र करता हूँ कि एक जमाना था सर कि अमेरिका से कोई जो स्टेट हेड या कोई विदेश मंत्री भी आता था तो वो पाकिस्तान और भारत में पाकिस्तान की यात्रा किए बिना उसकी दौरा पूरा नहीं होता था, जो अब खत्म हो गया करीब करीब, वो बदल गया, बदल गया। नहीं होता। अब आप आगे इसको आगे सोच लीजिए, अगर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन लगाता है? आर्मी चीफ, और आर्मी चीफ कौन लगाता है? अमेरिका। तो अमेरिका जो चाहे वो पाकिस्तान में हो जाता है। अब अमेरिका चाहे तो क्या पता इमरान खान भी बाहर आ जाए। ये अभी की कहानी, थोड़ी सी और आज इतिहास की क्लास हो जाती है। अब जंग की भी बात की आज राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा कि दुनिया में इस वक्त जंगें चल रही हैं, इन हमारा भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इधर ईरान की लड़ाई, उधर गाजा की लड़ाई, उधर यूक्रेन की लड़ाई। एक लड़ाई की कहानी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बताई, इनफैक्ट 2 लड़ाइयों की कहानी उन्होंने बताई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 2 बार जंग की है। एक बार जंग की थी जब सोवियत संघ USSR उसने चढ़ाई कर दी थी अफगानिस्तान पे, तो अमेरिका और पाकिस्तान ने यहां से घुसे। ये तालिबान तब के पैदा किए हुए हैं, इन्हीं के पैदा किए हुए हैं। और दूसरी बार 9/11 होने के बाद तब अमेरिका के लिए पाकिस्तान ने मदद की अफगानिस्तान में, और तब भी हमला किया, तब भी वहां पर तालिबान की सरकार थी। आज का रक्षा मंत्री इनका, वो अपने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे रहा है, ख्वाजा आसिफ, वो कहता है आपको क्या लगता है हमने कोई जिहाद के लिए लड़ाइयां की थी? पैसों के लिए की थी। हमने लड़ाइयां इसलिए की थी कि उन दोनों बार हमारे देश में डिक्टेटरशिप थी। एक बार वो था सर, मुझे मोटी मूंछ वाला जियाउल, एक बार जियाउल था, एक बार परवेज मुशर्रफ था। दोनों को अमेरिका से वैलिडिटी चाहिए थी, अमेरिका के कहने पे दोनों ने जंग छेड़ दी और उनको बदले में डॉलर मिल गए। तो आज क्या बदला है? आज सेम कहानी है, वही कहानी है। ये अपनी जंगें कभी नहीं लड़ते, ये डॉलरों की जंगें लड़ते हैं। देखिए आप, हमने उन 2 जंगों में कोई इस्लाम के लिए या मजहब की मोहब्बत के लिए शिरकत नहीं की थी। दोनों डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी चाहिए थी और एक सुपर पावर की जो है ताईद चाहिए थी, इसलिए हमने की थी। वन शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि वो जहाद था, कोई जहाद वगैरह नहीं था। वो एक सुपर पावर की जंग थी, उसके लिए हमने अपना करिकुलम चेंज कर दिया। आज तक वो करिकुलम दोबारा नहीं हम बहाल कर सके जो आपने, मैंने और यहां पे बहुत से लोगों ने 60 की और 70 की दहाई में पढ़ा। यहां तक माइक्रो किस्म की चेंजेस जो हैं इस मुल्क के जो ईथॉस था, पॉलिटिकल ईथॉस था, रिलीजियस जो ईथॉस था, उसको अमेंड किया गया, उसमें चेंजेस की गई क्योंकि हमने एक मेड इन अमेरिका जहाज लड़ना था। अब मैं कह रहा हूं कि क्या आज हिम्मत है इनमें ये बात कहने की? ये बयान आज का नहीं, पुराना है इनका। आज हिम्मत है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री में ये कह दे कि डिक्टेटर जो है, आज भी तो डिक्टेटर है, वो अमेरिका के कहने पे चलता है, अमेरिका के कहने पे लड़ाइयां करता है, कह दें आज वो सेम हालात है। बस आज ये है कि उस डिक्टेटर ने इनको लगाया हुआ क्लर्क की नौकरी पे। क्लर्क से ज्यादा औकात नहीं है इन लोगों की। समीर जी, बिल्कुल। पाकिस्तान की जो हालात, जो पत्रकार से वार्ता में उन्होंने बताया कि किस तरीके से अमेरिका की दखलंदाजी होती है कि भाई सेना प्रमुख कौन बनेगा, जिस तरीके से कहा कि भाई जब अफगानिस्तान से युद्ध लड़ा तो कैसे अमेरिका के कहने पर सब किया, तो अमेरिका के हाथ की किस तरीके से कठपुतली पाकिस्तान बन चुका है, किस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान को अपना एक हिस्सा मानता है कि भाई हम जो चाहेंगे वो कहेंगे और वो पाकिस्तान करेगा। तो पाकिस्तान की हैसियत अब दुनिया में क्या, और ये पूरा एक्सपोज हो चुका है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति इस बात को नहीं बोले, सेना प्रमुख इस बात का जिक्र नहीं करे तो पाकिस्तान की जनता इस बात को नहीं जानती या दुनिया इस बात को नहीं जानती। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किस तरीके से अमेरिका के हाथ की कठपुतली बन चुका है। पूरा देश पाकिस्तान को, वहाँ के सेना के जनरलों ने, वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कैसे अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया, और अमेरिका जैसा चाहता है वैसे पाकिस्तान को खेलने के लिए मजबूर करता है, और उनके कहे के अनुसार पाकिस्तान चल रहा है। इतनी बुरी स्थिति पाकिस्तान की, इतना दरिद्र पाकिस्तान, इतना भिखमंगा पाकिस्तान, अपना सब कुछ अमेरिका के हाथ में गंवाने के बाद भी आज वो
फिर भी अमेरिका का सम्मान का पात्र नहीं है कि इसके बाद ये लगे कि भाई अमेरिका कम से कम सम्मान करे कि नहीं, हमारा सब कुछ सुनते हैं जिस तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है। नहीं, आपका वीजा रोक दिया गया है, आपके लोगों को वीजा देने से मना कर दिया गया है, आपको एयरपोर्ट पे आपकी चेकिंग होती है, आपके सेना प्रमुख और आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को 1 घंटे इंतजार कराया जाता है। बता रहा है कि पाकिस्तान की हैसियत अमेरिका की नजर में क्या है। इन्होंने जो संज्ञा दी है वो बड़ी मतलब कहना चाहिए हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान का टॉयलेट पेपर की तरह नहीं, टिश्यू पेपर की तरह यूज किया है, इन्होंने ही अपने बयान में कहा। अब आप सोचिए कि जिस अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की ये हालत की गई हो और उसके लिए हमारे देश के एलओपी कह रहे हैं कि भाई साहब पाकिस्तान और भारत बराबर है, ये हालत है। बताइए, मतलब वास्तव में जिसका आप हामिद गुल का नाम लिए, वो हामिद गुल जो है तालिबान का जनक है और उसी तालिबान से अमेरिका को लड़ना पड़ा है। अमेरिका कट्टरपंथी चाहता है, लेकिन वो ऐसा कट्टरपंथी चाहता है जो उसके सुविधा के हिसाब से कट्टरता को आगे बढ़ाए। उसके लिए कट्टरता असुविधा बने, ऐसा कट्टरपंथी नेता उसको या सेनानायक नहीं चाहिए। अब इस वक्त जो है पाकिस्तान में 2 सोच चल रही है। एक सोच, जैसा आसिम मुनीर ने कहा कि हमें हार्ड स्टेट बनना है। हार्ड स्टेट का मतलब जंग लड़ो, इधर मारो, उसको काटो। और तीसरा कि भाई नई डिप्लोमेसी से काम लो, क्योंकि इनकी अफगानिस्तान में हालत खराब, भारत के साथ हालत खराब, रिश्ते खराब, उधर बलूचिस्तान में, उधर इनका खैबर पख्तूनख्वा में हालत खराब है, अभी इस्लामाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो जो इनके थोड़े सीजन्ड लोग हैं, एक पत्रकार की बात सुना रहा हूं, वो कह रहे हैं अब बहुत हो गया, अब ये जंगी जुनून आसिम मुनीर को छोड़ देना चाहिए और अब डिप्लोमेसी की बात करनी चाहिए। ये सारे झगड़े बातचीत से ही निपट सकते हैं। और वो साफ साफ कह रहे हैं, आपको क्या लगता है आप लड़के जीत जाओगे अफगानिस्तान से और भारत से? लड़के जीत सकते हो क्या? अपनी सेना को कह रहे हैं वो नहीं जीत सकते। बात करो। यू शुड नेगोशिएट, आपको भी नेगोशिएशन करनी चाहिए विद इंडिया एंड विद अफगानिस्तान, ताकि कुछ हल निकले इन चीज़ों का। ये लड़ाई झगड़े, प्रमोशन ऑफ वॉर अगेंस्ट ईच अदर, दिस इज नॉट, ये अब चलता नहीं है। आपका नुकसान हो रहा है इस वक्त बहुत ज़्यादा। इसके आपके इंटरेस्ट में है कि आप इसका कोई हल निकालें। अगर आप इतने तगड़े हैं कि आप मिलिट्री एक्शन के जरिए इसको कर सकते हैं तो करके देख लें, बट यू आर नॉट। यू कैन डिफेंड योरसेल्फ बट यू कांट टेक ऑन 2 countries एंड गो टू वॉर अगेंस्ट बोथ कंट्रीज। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपकी तजवीज़ जो है ये मुनासिब नहीं है। आई थिंक नेगोशिएशन, टॉक्स, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स इंस्टेड ऑफ लड़ाई झगड़े, टिट फॉर टैट, इसके साथ मिलता कुछ नहीं आज के ज़माने में। ये तो चले एक सोचती, थोड़े समझदार आदमी होंगे। दूसरे की बात सुनिए, ये भी इनका जर्नलिस्ट ही है सो कॉल्ड, लेकिन ये इस आदमी की मैं आगे आप बताऊंगा कि ये मतलब ये बहुत खराब सोच का आदमी है, लेकिन इसकी बात सुनिए। ये अपने देश को उकसा रहा है कि अफगानिस्तान पे हमला करो और खबर दे रहा है कि मेरी मालूमात ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हमला कर नहीं वाला है, क्योंकि ये जो अभी इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ इसका इल्जाम इन्होंने अफगानिस्तान को ही दिया। BLM ने भी जो किया बलूचिस्तान में, वो भी ये कहते हैं कि वहीं से आते हैं हमारे यहाँ। तो कह रहा है उसने कहा मौसम बदलने का इंतजार कर रही है हमारी सेना, मौसम बदलेगा, मतलब थोड़ी ठंड ज्यादा है तो लड़ नहीं पाएंगे, मौसम बदल जाए तो फिर आप देखिए अफगानिस्तान पे हमला होगा और रिजीम चेंज होगा, मतलब तालिबान सत्ता से हटेगी। अफगानिस्तान की तो ये आपको मैं लिख कर दे देता हूं कि बहुत जल्द अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ऑपरेशन शुरू कर देगा। पाकिस्तान मौसम चेंज होने का इंतजार कर रहा है, ये आप महीना ठहर जाए, उसके बाद आप देखिए पाकिस्तान ने जब स्ट्राइक की तो ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूं सोहरवर्दी साहब, अल्लाह ताला मेरी जुबान को बड़ा करेगा, अफगानिस्तान में 1 महीने के अंदर रजीम भी चेंज हो जाएगी और असल अफगान जो है वही हुक्मरान होंगे, घुस बैठिए तालिबान नहीं होंगे। अब ये कितना प्यार उमड़ रहा था इनका जब तालिबान आए थे, तालिबान को वेलकम किया उन्होंने। हाँ, आज कह रहे हैं कि तालिबान को हम सत्ता से हटा देंगे अभी हमला करके। नहीं देखिए, मैं तो मतलब कभी कभी लगता है ना कि इनका भी क्या अंदाज है, रोज पिटते हैं, रोज वहीं जाकर फिर से लिपट के गिर जाते हैं और उसके बाद फिर जब ये हटते हैं तो ऐसी बड़ी बड़ी बात करते हैं। अमेरिका का एक तरह से जिसको कहते हैं ना कि ठेके पट्टे पे कुछ समय के लिए तुमको एक काम कहा हुआ ये करते रहो, इतनी ही औकात है। और एक चीज जो नजम सेठी कह रहे हैं, भाई नेगोशिएशन आप करेंगे कैसे? आपकी हिम्मत नहीं है। जब आतंकवादी मारे गए तो उनके जनाजे में आपके सेना के बड़े बड़े अफसर पहुंच जाते हैं, तो आप किससे नेगोशिएट करेंगे? तो बात नहीं करेंगे। तो आप पहले तो उनको हटाना पड़ेगा ना। तो नजम सेठी जो बात कह रहे हैं वो समझदारी की बात करना चाहे, उनकी उम्र भी जहां पहुंच गई है तो समझदारी थोड़ी आ ही जाती है। मुशर्रफ साहब जब दुबई चले गए थे ना तो बड़ी समझदारी की बात है, अपने दुबई वाले वो बड़े वाले जो पेंट हाउस से बात करते थे, क्या बढ़िया बढ़िया बात करते थे। लेकिन जब तक ये लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जब तक इनके पास थोड़ी सी भी पावर रहती है, इनको भारत को दुश्मन दिखाना है और भारत को दुश्मन दिखाकर अपनी सारी जो जितनी भी भिखमंगाई की दुकान है वो चलाते हैं। अफगानिस्तान वाला मसला दूसरा है।
वहां इनको भ्रम था कि हम कुछ कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो तो और बड़े वाले निकले। वो तो कह रहे हैं कि चाओ, हम तो मतलब कहते हैं ना कि जब कपड़े हैं ही नहीं तो पैदा ही इसलिए हुआ है, नहीं, हम कपड़े हैं ही नहीं, आओ और खेलते हैं ये वाला खेल। तो भारत से दूसरा वाला, अफगानिस्तान से दूसरा वाला, लेकिन दोनों मसलों पर पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद का शिया मस्जिद का ब्लास्ट जो है उसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई, वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान की सेना ने ही कराया था, बहाना ढूंढने के लिए कि हम अफगानिस्तान पे हमला करें। तो वो एक जो आदमी ये बात कह रहा है, हो सकता है वो बात सच्ची साबित हो जाए। लेकिन आगे जो है, अब पाकिस्तान की असलियत मैं आपको दिखाता हूं एक बयान में, पूरा पाकिस्तान कैसे ये धर्म के नाम पर नफरत में डूबा हुआ है। यहां जितने लोग मारे गए ना इस ब्लास्ट के अंदर, उसमें 2-3 ऐसे लोग थे जो गिलगित बाल्टिस्तान के थे, वहां भी शिया रहते हैं, इंडिया का हिस्सा कब्जा किया हुआ है इन्होंने। तो बाकी लोगों को तो जो है इन्होंने दफना दिया, सारे शिया मरे थे, तो बाकी लोगों को शिया कब्रगाह में दफना दिया गया, वहीं इस्लामाबाद में ही। वो जो 2-3 लोग थे उनको उनके घर पहुंचाना था, उनकी बॉडीज को, घर नहीं पहुंच पा रही थी वो बॉडीज, तो किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको एक सुन्नी मस्जिद में दफना दिया। शिया दो या 3 शियाओं को सुन्नी मस्जिद में इस्लामाबाद में दफना दिया जो इस ब्लास्ट में मारे गए थे। आगे क्या हुआ आप सुनिए। हमले से जुड़ी एक चीज मैं आपके आगे और अर्शद साहब के आगे भी रखना चाहता हूं कि उसमें 3 गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले शिया अफराद थे जिनकी ट्रांसपोर्टेशन डेड बॉडीज की मुमकिन नहीं हो पा रही थी इस्लामाबाद की इंतजामिया के लिए। हमारे इस्लामाबाद क्लब में, प्रेस क्लब में एक सहाफी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनको एक सुन्नी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। तो पूरे अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए कि इन तकफीरी शियों को हम अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। और आप यकीन मानिए कि इस वक्त मैं एथियज्म और इस्लाम की बहस से बिल्कुल हटकर, क्योंकि अरशद साहब कहते हैं कि इस्लाम एक बेहतरीन मजहब है, इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया ने उस सुन्नी कब्रिस्तान की 3 कब्रें खोदकर उन डेड बॉडीज को निकाला और इस्लामाबाद इंतजामिया ने अपने खर्च पर उन डेड बॉडीज को गिलगित बल्तिस्तान रवाना किया। ये है अब शियाओं के साथ हो रहा है। ये मैं तो मानता था 10% है, कल कोई वहीं बता रहा था 20-25% आबादी है इनकी पाकिस्तान में। वो उनके साथ वो दफनाए नहीं जा सकते, उनको घर ही भेजना पड़ा। सर ये पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान में शियाओं के साथ तो, और ये मस्जिद का मतलब आपकी बात है, उसमें भी काफी हद तक बात ठीक हो सकती है कि सरकार ही इस तरह का कर ले ताकि एक माहौल दूसरे से बदले। लेकिन वो रक्षा मंत्री जी को मैं याद कर रहा था, तो अभी जो गाजा में जो पीस फोर्स में हिस्सा ले रहे हैं वो कौन तय कर रहा है? वो जिया उल हक को याद कर रहे हैं कि अमेरिका के इशारे पर चलते हैं, तो अभी कौन तय कर रहा है इसको? वो भी तो अमेरिका के तय करने पर ही चल रहा है। तो पाकिस्तान में कुछ बदलने वाला नहीं है, ऐसा नहीं गड्ढे में ही जाता जा रहा है। हाँ, गड्ढे में ही जाता जा रहा है। और अफगानिस्तान के साथ लड़ना भी बहुत मुश्किल काम है। हिंदुस्तान की तो बात छोड़ दीजिए, वो हिंदुस्तान पर क्या करेंगे नहीं करेंगे। और आप एक बात देखिए, कोई भी लोगों, नजम सेठी साहब बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं, लेकिन कोई भी लोग हिंदुस्तान को एक नेबरिंग कंट्री के तौर पर वो नहीं करते एड्रेस, वो एक दुश्मन कंट्री के तौर पर एड्रेस करते हैं। तो वो जहनियत में ही उनके वो बसा हुआ है, तो वो रिलेशनशिप कैसे बेहतर हो सकता है? और उनको लगता है जब भी क्राइसिस हो तो इस जहनियत को और मजबूत कर दिया जाए, उस पर ज़्यादा बात की जाए। अफगानिस्तान के साथ भी बहुत मुश्किल हो रही है। अफगानिस्तान में तो वो लड़ाई लड़ भी अमेरिका के लिए रहे हैं। हाँ, इसको भी समझ लीजिए। आज भी अमेरिका के लिए, आज भी अमेरिका के लिए कह रहे थे, और अब वो जो ख्वाजा हाँ, तो आज भी अमेरिका के लिए लड़ रहे हैं अफगानिस्तान की लड़ाई। ये मत समझिए कि पाकिस्तान के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो कंट्री उससे निकल ही नहीं सकता। नहीं सर, वो तो कौन सी लड़ाई लड़ना है, ये बड़ा मुश्किल है ना। भारत के लोग जरा समझें, शिया नहीं रहेगा, अहमदिया नहीं रहेगा, बलोच नहीं रहेगा, सिंधी नहीं रहेगा, सिर्फ ये जो पंजाबी सुन्नी मुसलमान है सिर्फ वही रहेगा, सिर्फ वो रहेगा। तो पाकिस्तान कैसे है? और मुझे लगता है कि जो अंदर से ब्लास्ट होने वाला है, चाहे आप जितने तमाशे कर लें, अब आपको अंदर से ब्लास्ट होना, फटना अंदर से है, बाहर वाला कोई कुछ नहीं करने जा रहा। वैसे दुनिया में आज बहुत कुछ हुआ, कल उन सारी डेवलपमेंट्स पर और बात करेंगे। और अभी तो हमारी सियासत में ही इतना एक्शन है, इसकी बात कल। आज इतना ही समय था। बहुत शुक्रिया समीर जी, राकेश जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद।